नमस्कार सभी बच्चों को, सब कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हमने एक नया चैप्टर लेके आए हैं क्लास 10 का, जिसका नाम है लाइट। ये इसका पार्ट नंबर 1 रहने वाला है। बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे चैप्टर का नाम ही लाइट है, हम सबसे पहले समझेंगे कि लाइट क्या होता है। तो बेटा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ही एक प्रकार है जो कि हमें हेल्प करता है, दैट इनेबल अस टू सी, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। ठीक है, कैसे देख सकते हैं भाई? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देखना चाहते हैं। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है। जब इस पे लाइट की रेस पड़ेगी और इस पे टकरा कर आपकी आंखों तक वो लाइट रेस जाती है, तब आपको कोई भी चीज दिखाई देती है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? और अगर सपोज कर लेते हैं बीच में वॉल डाल दी मैंने, दीवार डाल दी, ठीक है, ये लाइट रे इस पे टकरा तो रही है बट आपकी आंखों तक नहीं आ पा रही, इसीलिए आपको ये पेड़ या ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया बात है। मैंने क्या बताया, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो कि हमें सहायता करती है क्या? देखने के लिए। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, बात हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की, लाइट की प्रॉपर्टीज की। लाइट जो होती है बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। पहली बात तो समझो, लाइट क्या होती है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा वेव, यानी बचपन से मेरा मतलब है क्लास 9th में आप वेव पढ़ते हैं, और वेव में आपने पढ़ा होगा नॉर्मली साउंड वेव। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो आपने नॉर्मली पढ़ा होगा साउंड वेव। वैसे आपने किसी भी प्रकार की वेव के लिए अगर आपने पढ़ा है तो आप नॉर्मली जानते हैं कोई भी वेव है उसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मीडियम की आवश्यकता होती है। लेकिन आप जानते हैं जो हमारा सूरज है, जो हमारा सन है, वहाँ से लाइट रे जो है अर्थ पर आती है, वहाँ से लाइट रे अर्थ पर आती है, और सन और अर्थ के बीच में सारा क्या है? स्पेस है आपका। क्या है आपका? स्पेस है, अंतरिक्ष है। और अंतरिक्ष में क्या होता है? वैक्यूम होता है, कोई भी मीडियम नहीं होता, कोई भी मीडियम नहीं होता। तो सन से अर्थ तक एक लाइट आ रही है, लाइट जो कि एक वेव कह रहे हैं, और इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसी वेव जिनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, नॉर्मली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसीलिए इसको डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, इसीलिए इसको कहीं पर भी चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, पहली प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई। ठीक है, नाउ हम बात करें लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। आप जानते हैं लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट कुछ इस तरह से नहीं ट्रैवल करती, लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको समझ आ गई। अब हम बात करें लाइट हैज़ अ डुअल नेचर। ठीक है, अब देखो बच्चे, है ना, ये चीज़ें हम आपको डिस्कस भले करा रहे हैं, बट इन पे अगर आप इवेंचुअली अगर आप क्लास 11th और 12th में जाकर साइंस लेते हैं, देन आप फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिलेगा, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से लाइट की स्टडी करते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स का पूरा पार्ट रहेगा। तो अभी तो मैं इसको नॉर्मली बता रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बाकी आपको क्लास 12th में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे एक पूरा चैप्टर मिलेगा, आपको डुअल नेचर पे एक पूरा चैप्टर मिलेगा। खैर, तो अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ समझो, या फिर अगर थोड़ा थोड़ा कम समझ आ रहा है तो आप इसको याद करो। ऐसा होता है, क्यों होता है? बहुत ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने बोला कि लाइट हैज़ अ डुअल नेचर। लाइट के पास डुअल नेचर होता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल। मतलब क्या है? जो लाइट होती है हमारे पास लाइट है, लाइट के पास दो प्रकृति होती है। लाइट वेव जैसा भी बिहेव करता है और लाइट पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, लाइट पार्टिकल जैसा भी होता है और लाइट वेव जैसा भी बिहेव करता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आगे हम बात करते हैं बेटा, लाइट की मदद से आप शेडो बनाते हो, लाइट कास्ट शेडो। ठीक है, आपको जैसे कि पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जब उस पर लाइट रेस पड़ती हैं, जब उस पर क्या पड़ती हैं? लाइट रेस। ठीक है, लाइट की रेस पड़ती हैं तो उसकी शेडो आपको पीछे दिखाई पड़ती है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो पीछे आपको उसकी शैडो दिखाई पड़ती है, यानी लाइट आपको शैडो को बनाने में हेल्प करता है। लाइट कास्ट शैडो, लाइट की वजह से शैडो बनती है, ये बात भी आप जानते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो जाती है आपकी। नाउ आगे हम बात करें
जो लाइट होता है बेटा, लाइट की जो स्पीड होती है मैक्सिमम कहाँ होती है, मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। लाइट की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम कहाँ होती है, वैक्यूम में। और वैक्यूम में उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की मैक्सिमम स्पीड होती है 1 सेकेंड में कितना चलना, 3 इंटू 10⁸ मीटर चलना। क्या बात समझ में आ रही है। और सबसे ज़्यादा कहाँ तेज चलती है, वो वैक्यूम में, जहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होता वहाँ लाइट सबसे तेज चलती है। और वहाँ पर स्पीड क्या है लाइट की, 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब एक नई बात समझेंगे, कि बेटा जब लाइट किसी भी, जो लाइट रेज होती हैं जब किसी सरफेस पे पड़ती हैं, जब लाइट रेज किसी सरफेस पे पड़ती हैं तो वहाँ 3 तरह के फिनोमिनास देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। वहाँ पर आपको या तो रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, या रिफ्रैक्शन, या अब्जॉर्प्शन, या आपको हो सकता है तीनों ही देखने को मिले, या कोई 2 देखने को मिले, कैसा भी हो सकता है। बट हमारे सिलेबस में बहुत छोटा पार्ट है, मतलब बहुत कम पार्ट है और बहुत इजीली तरीके से समझा हुआ है। तो हम लोग मेनली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब्जॉर्प्शन भी मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। सो बिना वक्त गवाए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन रहेगा। इस वीडियो में हम मेजरली रिफ्लेक्शन को कवर करने वाले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा रिफ्लेक्शन क्या होता है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक अ मिरर। जब आपके पास कोई मिरर हो या मिरर लाइक सरफेस हो, जैसे टाइल्स वगैरह होती है, बिल्कुल चमकदार होती है, प्लेन होती हैं, खुरदुड़ी नहीं होती, फ्रिक्शन नहीं होता, वो एकदम कैसे बिहेव करती हैं, लाइक अ मिरर। तो अगर आपके पास कोई पॉलिश सरफेस है या कोई मिरर है, ठीक है, यहाँ पर मैं बना ही लेता हूँ, चलो समझने के लिए। ये मान लीजिए आपका मिरर है, मैं इसको पीछे ये जो स्लैशेस हैं ये दिखा रहे हैं, मैंने एक मिरर बनाया है और मतलब इसका पॉलिश सरफेस ऊपर वाला है, नीचे मैंने इसे डैश डैश डाला है, मतलब ये मान लीजिए नीचे पीछे की तरफ गत्ता लगा है या कोटिंग करी गई है ब्लैक कलर की, ठीक है। तो इसका मतलब जो स्मूथ सरफेस है वो ऊपर की साइड है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम मिरर को बनाते हैं, मिरर को या किसी पॉलिश सरफेस को हम बनाते हैं। बेसिकली मैंने तो एक प्लेन मिरर बनाया है, ठीक है। सो अगर किसी प्लेन मिरर में या किसी पॉलिश सरफेस पे कोई लाइट आती है, कुछ इस तरह से, ऐसे, एक मिनट, चलो एक बात मैं पहले लाइट आने से पहले एक बात बताऊं कि किसी भी प्लेन सरफेस पे एकदम परपेंडिकुलर क्या बनता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल बोलते हैं। एक मिनट मैं बना ही लेता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। ऐसे, यार एक मिनट भाई साहब, ठीक है, समझ आ रहा है क्या। अब देखो अब समझ आएगा मेरे भाई, अब मेरे भाई समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। इसको आई बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं आर, ठीक है। मैंने क्या बोला, जैसे कि जब कोई लाइट रे, अब ये देखो लाइट रे, ये जो रे है लाइट रे है, और कौन सी रे है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम इसको बेटा, इंसिडेंट रे। जो लाइट रे आ रही होती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर इस प्लेन सरफेस के, इस पॉलिश सरफेस के या मिरर के इस पॉइंट पर ये लाइट आके स्ट्राइक हुई, मतलब टकराई, ठीक है। और टकरा कर ये देखो लाइट वापस जा रही है, ये आई टकराई और टकरा कर वापस जा रही है, ठीक है। और ये जो वापस रे जा रही है, इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। जो लाइट की रे आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो लाइट की रे टकरा कर वापस जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और जब लाइट आती है और पॉलिश सरफेस से टकरा कर वापस जाती है, बाउंसिंग बैक हो जाती है, इस फिनोमिना को, इस पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट व्हेन अ स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या बात समझ आई, रिफ्लेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा था, आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। क्या सुनने और समझने की बात है कि बेटा किसी भी मिरर पे या किसी भी पॉलिश सरफेस पे, किसी भी मिरर पे या किसी भी पॉलिश सरफेस पे हम परपेंडिकुलर यानी एकदम 90 डिग्री पे एक लाइन खींचते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल बोलते हैं। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और इंसिडेंट रे जब आती है तो उसी पॉइंट पर नॉर्मल पॉइंट, ये देखो नॉर्मल है हमारा, सो नॉर्मल जहां पर है उसी पॉइंट पर इंसिडेंट रे और उसी पॉइंट से निकलकर रिफ्लेक्टेड रे जाती है। यानी अगर आप ध्यान दें तो इस प्लेन सरफेस पे तीनों रे किसी एक ही पॉइंट पर मिलती हैं।
क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो रिफ्लेक्शन प्रोसेस तो आपको समझ में आया ही आया। अब हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? सबसे पहला नियम कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कह रहा है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ जो आपका इंसिडेंस है वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ये बोल रहा है पहला नियम। आपको मैं बताऊं, जब इंसिडेंट रे किसी पॉलिश सरफेस या किसी मिरर पे आती है तो नॉर्मल के साथ वो एंगल बनाती है, जिस एंगल को, ये जो आई एंगल मैंने शो कर रखा है, ये जो एंगल है ये आई एंगल, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हम बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और पहला नियम ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये कब होता है? हमेशा होता है, ऑलवेज। क्या बात समझ में आ रही है? कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो हमेशा बराबर किसके होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और वो भी कैसा होता है? हमेशा होता है। क्या बात समझ में आ गई? क्या ये वाली बात समझ में आ गई आपको? पहली बात समझ आई, बहुत बढ़िया बात है। आगे हम बात करेंगे सेकंड बात। क्या कह रहे हैं? दूसरा नियम, ये पहला नियम समझ आया। दो नियम है बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के, लॉ नंबर 1 और ये है हमारा लॉ नंबर 2। सेकंड लॉ क्या कहता है? कहते हैं द इंसिडेंट रे, जो आपकी इंसिडेंट रे, जो रे आ रही है, द रिफ्लेक्टेड रे, और जो रे जा रही है रिफ्लेक्ट होके, एंड द नॉर्मल, जो नॉर्मल है आपका खींचा गया, ये तीनों ही किसी एक पॉइंट में मिलते हैं। उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोल रहे हैं बेटा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। किसी एक पॉइंट पर मिलती है, और जो पॉइंट होता है वो एक ही सेम प्लेन पर है। मतलब ये तीनों लाइन किसी एक ही प्लेन पर आकर मिलती हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। क्या आपको दोनों नियम समझ आए? मैंने पहला नियम कुछ इस प्रकार से बताया कि जब कोई इंसिडेंट रे आती है तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बनाती है, और जब वो टकरा कर वापस जाती है तो वो रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती है। पहले नियम के अनुसार हम बात करेंगे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, आई एम सॉरी। एंड सेकंड नियम कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ये तीनों ही किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और वो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वो सेम प्लेन पर होता है। या आप ऐसा बोल दो कि ये तीनों ही रे किसी सेम प्लेन पर लाई करती हैं। यही हमारा दूसरा नियम है। क्या आपको दोनों नियम समझ आए? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। सुना बेटा, अब हम लोग बात करते हैं इमेजेस से, ठीक है। सो इमेज क्या होती है? सबसे पहले बात करते हैं इमेज के। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, ठीक है, जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसका इमेज कैसे बनता है। यानी अगर कोई मिरर है, फॉर एग्जांपल अभी मिरर में बनाएंगे, तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सो रेज एक नहीं आती, कई सारी रेज आती हैं भाई। पूरे बैंड ऑफ द रे आएगा ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना हो कोई एक रे आती है, ठीक है। जब सनलाइट आती है तो सनलाइट आपको ऐसा थोड़ा ना दिखता होगा कि एक रे आती है, दो रे आती है। आपको ऐसे पूरा दिखता होगा पूरा का पूरा सूरज की रोशनी आ रही है, और वो भी ऐसे दिखता नहीं है। वो तो ये भी नहीं पता लगता कि हाँ भाई रे आ रही है, ऐसा तो दिखता ही नहीं है। ऐसा पूरा का पूरा एक पूरा हिसाब किताब, हर जगह रोशनी रोशनी होती है। सो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि ऐसे बहुत सारी रेज आ रही हैं, और वो रेज आके टकराती हैं इस ऑब्जेक्ट से, टकरा कर क्या करती हैं? वापस जाती हैं, ठीक है। टकरा कर क्या जाती हैं? वापस जाती हैं, और हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है ऑब्जेक्ट। अब यही बात अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बदले अगर मैंने ऐसे मिरर रख दिया, कोई भी हमारा एक मिरर रख दिया, सपोज कर लेते हैं मैंने प्लेन मिरर रख दिया, और अब प्लेन मिरर पे अगर आप समझो, अब समझो आप, ठीक है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर पे बहुत सारी रेज आ रही हैं, ऐसे करके कुछ इस तरह से टकराने के बाद इस मिरर पे जा रही हैं, इस मिरर पे जा रही हैं, सारी पूरी बैंड ऑफ रेज मिरर पे जा रही हैं, और मिरर पे टकराएंगी फिर से दोबारा अगेन। जब मिरर पे टकराएंगी और उसके बाद टकराने के बाद आपकी आंखों तक पहुंचेगा, आपकी आंखों तक पहुंचेगा, और आपको मिरर के अंदर इसकी इमेज दिखाई देगी। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है, बहुत छोटी सी बात थी। अच्छा, और अब ये जो रेज हैं, अब इसमें हम बहुत सारी रेज नहीं बनाते, ठीक है। मतलब दिखाने के लिए जब हम डायग्राम्स बनाएंगे, चाहे प्लेन मिरर के बनाएंगे, चाहे हम आगे जाके स्फेरिकल मिरर्स के जब हमारे डायग्राम्स बनाएंगे, उसमें हम कोई दो रे आपको शो कर दिखाते हैं। अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, दो रे या तीन रे या चार रे, तो वो धीरे धीरे जब हम चलेंगे आगे आपको समझ में आने लग जाएगा। फिलहाल आपके लिए जो समझने की बात है, इमेज कब बनती है? जब किसी पॉइंट पर
एटलीस्ट 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। जब किसी पॉइंट पर लाइट की 2 रे आपस में मिलती हैं, ठीक है, जब किसी पॉइंट पर लाइट की 2 रे, कम से कम 2 रे, ऐसा नहीं 2 नहीं 3 नहीं मिल सकती, 3 भी मिल सकती है, 4 भी, लेकिन मिनिमम कितनी मिलनी चाहिए, कम से कम 2 रे तो मिलनी चाहिए। सो जब किसी पॉइंट पर एटलीस्ट 2 लाइट की रे, एटलीस्ट 2 लाइट रेज या तो सही में मिल रही हो, या हमें ऐसा लग रहा है कि वो मिल रही हैं, या तो हमें ऐसा दिखे कि वो मिल रही हैं, या तो वो एक्चुअली में मिले, और या तो ऐसा हमें लगे कि वो एक्चुअली में मिल रही है, मतलब ऐसा हमें दिखाई दे, तब वहां पर एक इमेज बनती है। तब वहां पर क्या बनती है, एक इमेज बनती है। धीरे धीरे आपको ये वाली बात समझ में आएगी, एकदम से नहीं आती, ठीक है। जब हम इमेजेस बनाएंगे, जैसे अभी मैं प्लेन मिरर में भी समझाऊंगा, तो शायद हो सकता है आपको कुछ चीज़ें यहाँ क्लियर हो। अच्छा, इमेजेस हमारी 2 तरह की होती हैं, एक होती है रियल इमेज और एक होती है हमारी वर्चुअल इमेज, यानी नकली इमेज, ठीक है। रियल मतलब असली, वर्चुअल मतलब नकली, ठीक है। रियल इमेज क्या होता है, जब लाइट की रेज एक्चुअली में मीट करती हैं तब रियल इमेज बनती है, और जब हमें ऐसा लगता है कि लाइट की रे मिल रही है बट वो मिलती नहीं है एक्चुअली में, ऐसा बस हमें दिखाई देता है, ऐसा हम मानते हैं, तब वहां पर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। रियल इमेज को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती। रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है, यानी उल्टी होती है, बल्कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, यानी सीधी बनती है, समझ आनी चाहिए, ठीक है। और रियल इमेज जो होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेजेस देखते हैं वो सारी हमारी रियल जो होती है, और जो हम प्लेन मिरर में, यानी आप नॉर्मल अपना शीशे में जो शक्ल देखते हैं वो आपकी नकली इमेज है, वर्चुअल इमेज है। चलिए एक बार मैं आपको प्लेन मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन सिखाऊं। यहाँ पर मैंने प्लेन मिरर लिया हुआ, क्या आपको दिख रहा है, ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, ये हमारा है प्लेन मिरर। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, इस ऑब्जेक्ट का मैं नाम रख देता हूँ ए बी, ए बी का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ले लिया ए डैश बी डैश, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी रेस जाके टकराई होंगी, देखो यहाँ पर लाइट्स की बहुत सारी रेस टकराई होंगी, और टकराने के बाद इमेज बनती है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ 2 रे दिखा रहे हैं मिनिमम, क्योंकि एटलीस्ट 2 से हमारा काम चल जा रहा है, तो हम 2 से ही शो करते हैं, डायग्राम बहुत साफ और सुथरा बनता है, ठीक है। ये मैंने नहीं करा हुआ है, ये पहले के ही सारे हमारे साइंटिस्ट या जो भी हमारी बुक्स वगैरह बनाते हैं वो कुछ इसी तरह से इलेबोरेट करते हैं, चीज़ों को पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है। तो देखो एक रे तो यहाँ से गई, ये जाती हुई दिख रही है आपको, ये मिरर पे गई, और एक रे यहाँ पर गई। अब ये रे जब मिरर पे सीधी जाएगी, टकरा कर क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी, ये रे जाएगी सीधी और टकरा कर आ जाएगी वापस। क्या बात समझ में आ रही है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। और ये वाली रे देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर टकराई, और टकराने के बाद इसने नॉर्मल के साथ क्या बनाया, इंसिडेंट एंगल, भाई नॉर्मल ही होगा ना, प्लेन मिरर के ये वाली लाइन कौन सी होगी, नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर तो होता है नॉर्मल, और यहाँ पर ये टकरा कर रिफ्लेक्टेड एंगल बनाता हुआ चला गया। क्या बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है। मैंने बहुत कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ये रे आई टकराई, मिरर से टकरा कर सीधा आ गई, ये रे टकराई, टकराने के बाद ऐसा निकल गई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखो, ये रे और ये रे अगर देखो तो ऐसे फैलती जा रही है, मतलब ये यहाँ टकरा कर यहाँ चली गई, यहाँ अब ये यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी, मतलब वापसी अगर देखो तो ये ऐसे सीधा सीधा ही चली जा रही है, और ये ऐसे जा रही है, तो ये कहीं पे मिलेंगे ही नहीं, एक्चुअली में तो ये रे कहीं मिल ही नहीं रही। तो ऐसा हम मानते हैं कि कहाँ पर मिल सकती हैं, तो हमने डॉटेड माना, हमने इस वाली रे को थोड़ा पीछे ऐसे एक्सटेंड करा, और इस वाली रे को भी पीछे एक्सटेंड करा, डॉटेड एक्सटेंड कर रहे हैं। देखो अब ये मिरर है, अब ये मिरर है, मिरर के पीछे तो गत्ता लगा हुआ है, ब्लैक कोटिंग है, मिरर के पीछे कोई इमेज थोड़ी ना बनती है, ये ऐसा हम मान रहे हैं, ऐसा अपने डायग्राम को शो करने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए और खुद को समझने के लिए। तो ये रे को हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर एक इमेज हमें दिखाई देती है। अब क्योंकि ये रे एक्चुअली में मिल नहीं रही है, ऐसा हमने माना है कि हो सकता है भाई इसको अगर पीछे एक्सटेंड करें तो कहीं जाकर मिल जाए, तो इसीलिए ये जो इमेज बनी है, कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है। मैंने जैसे कि बोला था, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा एक बात बताऊं, मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसको यू दिखाते हैं, यू से डिनोट करते हैं, और मिरर से जो इमेज का डिस्टेंस होता है उसको वी से दिखाते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, यू जो होता है वो होता है डिस्टेंस होता है, क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू मिरर, ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस यू से डिनोट करते हैं। और वी क्या होता है, वी होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज टू मिरर, मिरर से इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है उसको वी से दिखाते हैं, और जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मिरर तक का होता है उसको यू से दिखाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा
ठीक है। अब इस इमेज के जो ये इमेज बनी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। पहली बात, जैसे कि आपको पता है ये वर्चुअल नकली इमेज बनी है, और नकली बनी है तो बेटा बिल्कुल सीधी भी बनी है। सीधी कैसे? अरे देखो ना, ये भी सीधा खड़ा है, ये भी सीधा खड़ा, क्या इसके क्या ये इमेज ऐसे बनी है उल्टी? नहीं, बिल्कुल सीधी तो बनी है। नॉर्मल के देखो एकदम परपेंडिकुलर सीधा बनी है, ये भी समझ आ रहा है, दिख रहा है जैसा ये ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सीधा। बहुत बढ़िया बात। अच्छा बेटा, यहाँ पर प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना इमेज का साइज है, ये अगर मैं इसकी हाइट मान लूँ HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसकी इमेज हाइट की मान लूँ इमेज की हाइट HI, तो आप देखोगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है हाइट ऑफ इमेज के। क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अच्छा, आप यहाँ से एक बात और देखो, जितनी दूर इमेज जो ऑब्जेक्ट है मिरर से दिखाई दे रहा है, उतनी ही दूर इमेज भी दिखाई दे रही है। बेटा आप शीशे में खड़े होकर प्रैक्टिकली क्यों नहीं कर लेते? जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो जितनी आपकी हाइट दिखती है, उतना ही शीशे में जो सामने वाला आपका प्रतिबिंब यानी इमेज होती है, उसकी भी हाइट उतनी दिखती है। दूसरी बात कि जब आप देखते हो कि ऐसा लगता है कि इमेज, जितनी दूर आप इमेज से खड़े हो, मतलब मिरर से दूर खड़े हो, तो आपको लगता है कि अंदर वाला जो इमेज आपको दिख रहा है वो भी मिरर से उतनी ही दूर खड़ा है, जो कि यहाँ पर देखने को भी मिल सकता है आपको कि यहाँ देखो u बराबर है v के। यही हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा है। उसके अलावा जो चौथा पॉइंट है, जो हमारी इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। क्या होती है? लेटरली इन्वर्टेड होती है। अब ये लेटरली इन्वर्टेड का मेरा मतलब क्या है बेटा? लेटरल इन्वर्जन को समझो। लेटरल इन्वर्जन हमारा कौन सा टॉपिक होता है? लेटरल इन्वर्जन क्या कहता है? लेटरल इन्वर्जन कहता है जो आपका राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड होता है वो आपका लेफ्ट साइड दिखता है, और जो लेफ्ट साइड होता है वो आपका राइट दिखता है। नहीं समझ आया? मैं बताता हूँ। जब आप मिरर में खड़े होते हैं और अपना सीधा हाथ उठाते हैं तो मिरर वाला व्यक्ति अपना उल्टा हाथ उठाता है। समझते हो आप? समझो, आप करके देखना। देखो जब आप किसी से हैंडशेक करते हो, हैंडशेक, तो आपका राइट हैंड ये है, और जो आपके सामने खड़ा है, जो आपके सामने अगर ये व्यक्ति खड़ा है तो इसका राइट हैंड इस साइड होगा। जैसे आप हाथ मिलाओगे तो ये, तो इसका हैंड इधर से आएगा, ना कि आपके जस्ट सामने वाला हैंड होगा। मतलब आपका जो शोल्डर होगा, राइट शोल्डर, उसके राइट शोल्डर से क्रॉस करता है। बट जब आप मिरर में खड़े होते हो तो आपका राइट शोल्डर मिरर के राइट शोल्डर को क्रॉस नहीं करता, एकदम सीधा सीधा पैरेलल दिखता है। समझ आता है क्या? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। यानी जब आप शीशे में खड़े होते हो तो जो आपका सीधा हिस्सा होता है मिरर में वो उल्टा दिखता है, और उल्टा हिस्सा आपका सीधा दिखता है। यानी राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड की तरह बिहेव करता है, दिखता है उसमें, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरह। ठीक है। सो इसी फिनोमिना को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी या एप्लीकेशन बोल सकते हो। इसकी एक एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। एप्लीकेशन आपने देखा होगा, गाड़ी में जो एम्बुलेंस वर्ड होता है वो कुछ इस तरह से लिखा होता है। जैसे ही आप उसको शीशे में देखते हो तो वो सीधा हो जाता है ना। ये लेटरल इन्वर्जन का साइंस के इस ऑप्टिक्स के छोटे से फिनोमिना का यूज़ करा जाता है, जिससे, क्योंकि आपको पता है एम्बुलेंस कितनी ज़रूरी होती है ना, वो किसी एक जान को बचाने के लिए कैसे चल रही होती है ना। तो जो गाड़ी वाले हैं जब नाम पढ़ें, है ना, कई बार सायरन मान लो काम नहीं कर रहा, वैसे तो सायरन भी होता है, तो वो जैसे ही पढ़ें कि हाँ भाई एम्बुलेंस आ रही है पीछे से, तो ये वर्ड देखने के बाद, क्योंकि अगर वो सीधा वर्ड देंगे तो उनके शीशे में वो उल्टा दिखेगा, इसलिए हम पहले से आपने देखा होगा एम्बुलेंस पर उल्टा वर्ड लिखा होता है कुछ इस तरह से, जिसकी वजह से एम्बुलेंस, जैसे शीशे में कोई व्यक्ति देखता है जो गाड़ी चला रहा होता है, आगे चल रहा होता है, उसको दिख जाता है हाँ भाई पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, इसलिए वो साइड दे देता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? ये एप्लीकेशन हो गई लेटरल इन्वर्जन की। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और करना चाहता हूँ। क्या मैं एक छोटी सी बात और करना चाहता हूँ? देखो आप भी समझो। अगर मैं रेशो की बात करूं, किसकी बात करूं? रेशो समझते हो ना, अनुपात बोलते हैं। अगर मैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो निकालूं प्लेन मिरर के लिए, तो आपको पता है जितना हाइट ऑफ इमेज है उतना ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अगर 2 मीटर का व्यक्ति, अगर जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा है अगर वो 2 मीटर है तो उतना ही उसका इमेज भी 2 मीटर का ऊंचाई बनेगा। क्या बात समझते हो? अगर आप 5 फुट के हो, आप 6 फुट के हो और शीशे के सामने खड़े होते हो, तो आपका जो शीशा होता है वो, उसमें भी जो इमेज बन रही होती है वो भी 5 फुट या 6 फुट का व्यक्ति आपको दिखाती है। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल बात समझ में आती है। यानी कि ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर है। तो क्या मैं बोल दूँ हाइट ऑफ इमेज जो है उसको भी मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख ही सकता हूँ ना, क्योंकि देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर ही है। तो ऊपर और नीचे अगर सेम चीज़ है तो इनको कटकर वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। इनको कटकर वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बात समझ में आ रही है। यानी कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशो होगा प्लेन मिरर में वो कितना आता है? 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। अच्छा, इसको हम m बोलते हैं। क्या बोलते हैं? m बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल m से दिखाते हैं। m, सॉरी, 1 मिनट, ऐसे बहुत बढ़िया बात। अब ठीक है,
एम दिखाते हैं। क्या एम क्या होता है बेटा? एम होता है मैग्नीफिकेशन। वैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैग्नीफिकेशन बहुत अच्छे से बताऊंगा, बट अभी आप एक बार और समझ लो, कोई बड़ी बुरी बात नहीं है अगर आप समझ लेते हो। मैग्नीफिकेशन रेशो ऑफ इमेज और इमेज की हाइट का रेशो और ऑब्जेक्ट की हाइट का, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट के जो रेशोज होते हैं उसको हम मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन। और आपको जैसा कि दिख रहा है, जो प्लेन मिरर होता है, जो प्लेन मिरर होता है उसका, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, इमेज की हाइट होती है, वो दोनों क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? दोनों बराबर होती है। इसी कारण से उसका जो रेशो आता है वो 1 आता है। तो कई बार ये सवाल आ जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मैंने आपको अभी डिस्कस करवाया। कई बार बोलता है अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू +1 है, इससे आप क्या समझते हैं? तो इससे भाई हमें ये समझ आता है कि +1 तभी हो सकती है जब ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो? बराबर हो। जब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट आपस में क्या हो? बराबर हो, तभी मैग्नीफिकेशन 1 आता है। ठीक है। सो ये बेटा हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।